हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। ये आपके हिस्ट्री की बुक का चैप्टर 3 है और इसमें से काफ़ी कुछ डिटेल है, अदरवाइज एक थोड़ा बड़ा चैप्टर है। तो यहाँ तक इस वाले पोर्शन तक हम लोग को पढ़ना है। द 19th सेंचुरी वाला यहाँ से ये चीज़ें रिलेटेड हैं। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो एक टर्म आता है जो कि आप लोग को जाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन का सिंपल डेफिनेशन अगर मैं बताऊं तो द मूवमेंट ऑफ गुड्स, कैपिटल, सर्विसेज, आइडियाज़ एंड पीपल फ्रॉम वन नेशन टू अदर नेशन। तो फॉर एग्जांपल, पेन को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल कोई नेशन है, ठीक है, उससे दूसरे नेशन में, ठीक है, दो नेशन है, एक नेशन ये, एक नेशन ये है। तो अगर गुड्स जो सामान हो गए, कैपिटल हो गया, सर्विसेज, आइडियाज़ या लोग, डिसीज़ और जर्म्स भी इधर उधर ट्रैवल करती हैं। तो एक नेशन से दूसरे नेशन में अगर ये चीज़ें आपकी ट्रैवल कर रही हैं ना, तो उसको हम बोलेंगे कि भी ग्लोबलाइजेशन है। तो आई होप ये चीज़ क्लियर है। अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो इसमें यही आपको बेसिकली बताया गया है कि ग्लोबलाइजेशन का सिंपल सा मतलब यही होता है कि मूवमेंट ऑफ गुड्स, कैपिटल, सर्विसेज, इन सबका मूवमेंट हो रहा है एक नेशन से दूसरे नेशन में, तो उसको हम लोग ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। और आज के समय में भी ग्लोबलाइजेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है, और पहले के समय में किस तरीके से ग्लोबलाइजेशन थी यही हम लोगों को पढ़ना है। तो आज के समय में क्या हुआ है ना कि जो ह्यूमन सोसाइटीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंटरलिंक्ड है, मतलब एक दूसरे को जानती है अच्छी तरीके से, और हर एक चीज़ का ट्रांसपोर्ट या मूवमेंट बहुत ही ईजिली हो सकता है। एंशिएंट टाइम्स में ट्रैवलर्स, ट्रेजर्ड, प्रीस्ट, पिलग्रिम्स ट्रैवल वास्ट डिस्टेंसेस फॉर नॉलेज, अपॉर्चुनिटी एंड स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट और टू एस्केप परसेक्शन। तो पहले के समय में जो ट्रैवलर्स हुआ करते थे, जो यात्री थे या ट्रेडर्स थे, ठीक है, जो व्यापार करते हैं, प्रीस्ट हो गए, पिलग्रिम्स हो गए, ये जो लोग हैं तो वो लोग यात्राएं किया करते थे। ठीक है, तो ट्रैवलर्स हो गए, ट्रेडर्स हो गए, प्रीस्ट हो गए, पिलग्रिम्स मतलब जो तीर्थयात्री थे, वो वास्ट डिस्टेंसेस, मतलब काफ़ी लंबी लंबी दूरियां जो है, काफ़ी वास्ट, बहुत ही ज़्यादा दूरियां वो लोग तय किया करते थे नॉलेज के लिए, अपॉर्चुनिटी और स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट के लिए। वो लोग क्या करते थे, ट्रैवल करते थे। दे कैरी गुड्स, मनी, वैल्यूज, स्किल, आइडियाज़, इन्वेंशंस एंड इवन जर्म्स एंड डिसीजेस। तो अगर कोई एक नेशन से, एक जगह से कोई दूसरी जगह जा रहा है, वो भी इतने वास्ट डिस्टेंसेस को ट्रैवल करके, तो लोग क्या करते थे, उनको खाने की ज़रूरत है, तो वो लोग गुड्स ट्रैवल क्या करते थे, खाना ट्रैवल करते थे। इसलिए तो अगर यहाँ से वो लोग यहाँ जा रहे हैं तो वो लोग खाना लेके जाते थे, तो वो फूड यहाँ से और यहाँ ट्रैवल कर जाता था। पैसे हो गए, वैल्यूज़ हो गई, स्किल हो गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ पे कोई चीज़ किसी ने देखी तो वो जाके कोई दूसरे देश में है, उसने कोई स्किल सीखा, वो उस देश से वो स्किल लेके अपने देश में चला गया, तो वो स्किल ट्रैवल हुई। आइडियाज़ हो गए, इसी तरीके से इन्वेंशंस, इवन जर्म्स एंड डिसीजेज भी ट्रैवल होती थी एक नेशन से दूसरे नेशन में। ये बताया गया है कि अर्ली 3000 BCE में जो कोस्टल ट्रेड थे वो लिंक करते थे इंडस वैली से, मतलब वो एक दूसरे से जुड़े हुए थे इंडस वैली सिविलाइजेशन से विद प्रेजेंट डे वेस्ट एशिया। तो हाँ, नेक्स्ट है कि तो उसमें ये सारी चीज़ें बताई गई हैं कि किस तरीके से अब आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। The long distance spread of disease carrying germs may be tracked as far back as the 7th century. By the 19th century, it has become unmistakable link. तो किसी तरीके से जो है डिसीज़ और जर्म्स भी इधर उधर कैरी हो जाया करते थे लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है, जब एक कोई पर्टिकुलर इंसान एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो वो बहुत सारी चीज़ों को ट्रैवल कैरी करता है, तो उसके साथ जर्म्स और डिसीजेस भी वो कैरी करता है। अब स्टार्ट करते हैं। सिल्क रूट्स लिंक द वर्ल्ड। तो सिल्क रूट क्या होता है, देखिए, सिल्क रूट वॉज अ नेटवर्क ऑफ एंसाइन ट्रेड रूट्स विच कनेक्ट एशिया, यूरोप एंड अफ्रीका। तो बेसिकली सिल्क रूट्स ना एक रूट होता था, मतलब एक रास्ता होता था। सिल्क रूट बेसिकली आप कह सकते हैं रास्ता, ठीक है, रास्ता मतलब एक रूट होता था, एक नेटवर्क जो कि एंसाइन ट्रेड, मतलब पहले के समय में लोग जब ट्रेड किया करते थे तो वो रूट ना जैसे अलग अलग कंट्रीज़ को जोड़ा करता था। तो पढ़ते हैं, द सिल्क रूट्स आर गुड एग्जाम्पल ऑफ वाइब्रेंट प्री मॉडर्न ट्रेड एंड कल्चर लिंक्स बिटवीन डिस्परेट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो डिफरेंट वर्ल्ड में जो भी कंट्रीज़ हैं उनको जोड़ने का काम सिल्क रूट किया करते थे। जैसे अगर हम लोग पर्टिकुलरली बात करें तो एशिया, ठीक है, एशिया हो गया, यूरोप हो गया, एक मिनट, एशिया, यूरोप एंड अफ्रीका, ठीक है। तो ये तीनों जो कॉन्टिनेंट है ये आप लोगों के सिल्क रूट की वजह से ही इंटरकनेक्टेड थे। तो सिल्क रूट बेसिकली एक नेटवर्क हुआ करता था जो कि अलग अलग कंट्रीज़ को कह सकते हैं, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स को जोड़ता था एक साथ, जिससे कि, और इससे क्या होता था, ट्रैवल लोग करते थे। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि लोग ट्रैवल करते थे, तो सिल्क रूट की वजह से ही लोग ट्रैवल किया करते थे और अलग अलग चीज़ों का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन हुआ करता था। तो अलग अलग पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड को कनेक्ट करता था सिल्क रूट। द नेम सिल्क रूट पॉइंट्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ वेस्ट बाउंड चाइना, चाइनीज सिल्क कार्गोज
along this route। तो इसका नाम सिल्क रूट इसलिए पड़ा क्योंकि चाइनीज़ जो सिल्क था ना, जैसे रूट था, ठीक है, ये रूट है। अब इस रूट से जो चाइनीज़ सिल्क था ना, उसका ट्रैवल बहुत ज़्यादा हुआ करता था, इसीलिए इसका नाम सिल्क रूट पड़ गया। हिस्टोरियंस हैव आइडेंटिफाइड सेवरल सिल्क रूट्स ओवर लैंड बाय सी कनेक्टिंग टुगेदर वास्ट रीजन्स ऑफ एशिया एंड लिंकिंग एशिया विद यूरोप एंड नॉर्दर्न अफ्रीका। तो जो हिस्टोरियंस थे उन लोगों ने बहुत सारे सिल्क रूट्स को ढूंढा था, जैसे कि लैंड ज़मीन जो यात्रा करते हैं, सी जो समुद्री यात्रा लोग करते हैं, तो बहुत ही वास्ट रीजन हुआ करते थे जो कि एशिया, यूरोप और नॉर्दर्न अफ्रीका को जोड़ा करते थे। तो मैंने ये चीज़ आप लोग को बताई कि एशिया हो, यूरोप और अफ्रीका, ठीक है, इन तीनों को सिल्क रूट्स इंटरकनेक्ट करते थे। दे आर नोन to have existed since before the Christian era and thrived among till the 15th century. बट चाइनीज़ पोइट्री ऑल्सो ट्रेवल द सेम रूट। तो इन रूट से क्या क्या ट्रैवल होता था, देखिए चाइनीज़ पोइट्री जो थी वो इस रूट से ट्रैवल होती थी। एंड टेक्सटाइल्स, स्पाइसेस, मसाले, ठीक है, इंडिया के मसाले हो गए, सदर्न एशिया में ट्रैवल होते थे। तो ये सारी की सारी चीज़ें, देखिए चाइनीज़ पोइट्री, टेक्सटाइल्स, सिल्क, स्पाइसेस, ये सारी की सारी चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल होती थी। तो एशियन मार्केट, ठीक है, एशियन मार्केट से मैं सिर्फ करूँ, एशियन मार्केट से यूरोपियन मार्केट, ठीक है, मैं केवल, तो एशियन मार्केट से यूरोपियन मार्केट क्या ट्रैवल होती थी, चाइनीज़ पोइट्री हो गई, टेक्सटाइल, सिल्क, स्पाइसेस, ये सारी की सारी चीज़ें एशियन मार्केट से यूरोपियन मार्केट में ट्रैवल होती थी। और उसके बदले जो प्रीशियस मेटल होते थे जैसे कि गोल्ड, सिल्वर हो गया, ये यूरोपियन मार्केट से एशियन मार्केट ट्रैवल होते थे। मतलब एशिया से यूरोप जाती थी जितनी सारी चीज़ें हैं वो, और उसके बदले में गोल्ड या सिल्वर के मेटल्स जो होते थे, प्रीशियस मेटल्स, वो यूरोप से एशिया भेजे जाते थे। ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंज ऑलवेज वेंट इन हैंड इन हैंड। तो ट्रेड और कल्चरल एक्सचेंज भी हुआ करता था इसी के साथ। अर्ली क्रिश्चियन मिशनरीज ऑलमोस्ट सर्टेनली ट्रैवल दिस रूट टू एशिया एज डिड अर्ली मुस्लिम प्रीचर्स अ फ्यू सेंचुरीज लेटर। तो इस रास्ते से ना क्रिश्चियन मिशनरीज ट्रैवल करते थे, ठीक है, इस रूट जो एशिया का रूट है वहाँ से क्रिश्चियन मिशनरीज भी ट्रैवल किया करते थे। मुस्लिम प्रीचर्स कुछ सेंचुरीज पहले वो लोग ट्रैवल किया करते थे। मच बिफोर ऑल दिस बुद्धिज्म इमर्ज फ्रॉम ईस्टर्न इंडिया एंड स्प्रेड इन सेवरल डायरेक्शंस दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ सिल्क रूट। तो अगर जैसे क्रिश्चियन मिशनरीज हो गए, ठीक है, मुस्लिम टीचर्स हो गए, ये जो बुद्धिज्म, ठीक है, जो लोग बुद्धिज्म को मानते हैं तो वो लोग थे, ये सारे लोग भी इन्हीं सिल्क रूट्स के ज़रिए ट्रैवल करते थे। और क्यों करते थे, स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट के लिए करते थे और प्रमोट करते थे कल्चर को, अपने कल्चर को प्रमोट करते थे, ठीक है। तो इन्हीं सिल्क रूट्स के ज़रिए वो लोग भी ट्रैवल किया करते थे, काफ़ी लंबे लंबे ट्रैवल डिस्टेंस को ट्रैवल करते थे और अलग अलग के लोगों को मतलब बताते थे, बताया करते थे, और स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट भी उन लोग को मिलती थी। अब फूड कैसे ट्रैवल हुआ, स्पेगेटी और पोटैटो के बारे में पर्टिकुलरली पढ़ने वाले हैं। फूड ऑफर्स मेनी एग्जांपल ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस कल्चर एक्सचेंज। तो जब एक जगह से दूसरी जगह लोग इतने वास्ट डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे तो फूड की नीड बहुत ज़्यादा होती थी, तो एक वो फूड भी ट्रैवल करता था। ट्रेडर्स एंड ट्रैवलर्स इंट्रोड्यूस न्यू क्रॉप्स टू द लैंड दे ट्रैवल। तो ट्रैवलर्स वो लोग जहाँ भी जाते थे वहाँ पे नए नए क्रॉप्स को इंट्रोड्यूस किया करते थे, ठीक है। जैसे कि स्पेगेटी एंड नूडल्स, ये दो चीज़ें। इट इज़ बिलीव दैट नूडल ट्रैवल वेस्ट फ्रॉम चाइना टू बिकम स्पेगेटी। तो ये माना जाता है कि जो नूडल्स हैं ना वो ट्रैवल हुए थे चाइना से, ठीक है, वेस्ट चाइना से ट्रैवल हुए थे, और जब वो आए थे तो उनको स्पेगेटी, मतलब नूडल्स को ही ना स्पेगेटी भी कहा जाने लगा अदर जगह। और परहेप्स अरब ट्रेडर्स टू पास्ता, तो पास्ता अरब में कहा जाता है 15 जगह, उसको सिसिली मेरा। तो जब जो नूडल्स ओरिजिनेट हुए थे चाइना से, और जब वो वेस्टर्न कंट्रीज़ में आए तो उनको स्पेगेटी के नाम से जाना जाने लगा। उसके बाद जो पास्ता है वो ओरिजिनेट हुआ था अरबियन कंट्रीज से, और जब वो इटली आया तो उसको सिसिली मतलब बोला जाने लगा। तो दो नाम हो गए, जैसे पास्ता को सिसिली, और चाइना में नूडल्स जो हुआ करते थे उसको स्पेगेटी मतलब वेस्टर्न कंट्रीज़ में जानते थे। सिमिलर फूड्स फॉर ऑल्सो नोन एज इंडिया एंड जापान। तो इसी तरीके से इंडिया और जापान में भी ऐसी चीज़ें आने लगी। सो द ट्रूथ अबाउट देयर ओरिजिन्स मे नेवर बी नोन, येट सच गेस वर्क सजेस्ट द पॉसिबिलिटीज ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस कल्चरल कॉन्टैक्ट इवन इन द प्री मॉडर्न वर्ल्ड। तो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती है तो उसके नाम भी बदल जाते हैं। Many of our common food
बहुत सारे कॉमन फूड है जैसे कि पोटैटो, सोया, ग्राउंडनट्स, राइस, टमेटोज, चिली, स्वीट पोटैटोज एंड सो ऑन वर नॉट नोन आर एंसेस्टर्स अबाउट 5 सेंचुरीज अगो। तो ये सब कहाँ से ओरिजिनेट हुई, ये चीज़ भी हमारे एंसेस्टर्स को नहीं पता। दीज फूड वर ओनली इंट्रोड्यूस इन यूरोप एंड एशिया आफ्टर क्रिस्टोफर कोलम्बस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन्होंने एक्सीडेंटली डिस्कवर किया था अमेरिका को। तो ये जो फूड्स हैं ये इंट्रोड्यूस मेनली हुए थे यूरोप और एशिया में क्रिस्टोफर कोलम्बस, जिन्होंने एक्सीडेंटली ना एक बहुत ही बड़ी कंट्री अमेरिका को डिस्कवर किया था। Here we will use America to describe Northern America. Southern America is the Caribbean. ठीक है। In fact, many of our common foods came from America original inhabited. तो बहुत सारी चीज़ें अमेरिका से ओरिजिनेट हुई हैं जो अभी हम लोग खाना खाते हैं। समटाइम्स इवन न्यू क्रॉप्स कुड मेक द डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ। तो जो अमेरिका में ना पोटैटो की खेती हुई थी, तो जब क्रिस्टोफर कोलंबस अमेरिका को खोजा उन्होंने, तो उन्होंने इसके बारे में एशिया को भी बताया और यूरोप को भी बताया। तो यूरोप के लोग बड़े खुश हुए ये बात जान के, पोटैटो के बारे में जान के। उनको एक बहुत ही अच्छा सा क्रॉप मिल गया था खाने के लिए उन लोगों ने। लेकिन जो पोटैटो था वो एक डेथ का कारण बन गया यूरोप के लोगों के लिए। तो लोगों को इतना पसंद आया पोटैटो कि उन लोगों ने ना पूरी की पूरी जगह मतलब पोटैटो की ही खेती कर दी। मतलब कोई और क्रॉप को उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया और सारी खेती पोटैटो की ही उन लोगों ने कर दी। उसका सीधा से ये मतलब है कि आयरलैंड के लोग, यूरोप आयरलैंड के लोग जो है वो पूरी की पूरी तरीके से पोटैटो पे डिपेंड हो गए और केवल दे ग्रो ओनली पोटैटो। पूरी मतलब पोटैटो उन्होंने उगा दी और कोई और क्रॉप नहीं उगाए। तो एक डिसीज़ स्प्रेड हुआ जिसने कि पोटैटो को पूरी तरीके से रियून कर दिया, मतलब पूरी तरीके से ख़राब कर दिया। अब जब सारे के सारे पोटैटोज़ ख़राब हो गए तो उनके पास कोई और क्रॉप खाने को बची नहीं। तो जब सारे पोटैटोज़ रियून हो गए तो सब कोई मर गया विदाउट फूड। तो यूरोप्स पुअर बिगिन टू ईट बेटर एंड लिव लॉन्गर विद द इंट्रोडक्शन ऑफ हम्बल पोटैटो। तो पोटैटो जब आया तो लोग अच्छी तरीके से जीने लगे थे और सिर्फ पोटैटो पर डिपेंड हो गए थे। तो आयरलैंड पुअरेस्ट पीपल पीजेंट्स बिकम सो डिपेंडेंट ऑन पोटैटोज। तो जितने भी पीजेंट्स थे उन्होंने केवल पोटैटो की खेती कर दी थी, जो कि डिस्ट्रॉय हो गई थी एक डिसीज़ के कारण। तो डिसीज़ जब आया था तो पूरे पोटैटोज़ की जो फसल थी वो ख़राब हो गई थी। मिड 1840s में हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल स्टारवेशन, बेसिकली स्टार्व का मतलब होता है डाइड विदाउट फूड। ठीक है, खाने के बिना मर जाना, उसको कहते हैं स्टार्व। तो यहाँ पे स्टारवेशन से लोग मर गए थे। नेक्स्ट है कॉन्क्वेस्ट, डिसीज एंड ट्रेड। तो किस तरीके से डिसीज ट्रेवल हुआ, तो प्री मॉडर्न वर्ल्ड में ना जनरली इन द 16th सेंचुरी की बात है कि यूरोपियन सेलर्स फाउंड अ सी रूट टू एशिया एंड ऑल्सो सक्सेसफुली क्रॉस्ड द वेस्टर्न ओशन टू अमेरिका। तो यूरोपियन जो थे ना उन लोगों ने सी रूट फाउंड कर लिया था कि किस तरीके से वो लोग अमेरिका पहुंच सकते। तो लोग वेस्टर्न ओशन ऑफ अमेरिका ना उसको क्रॉस कर दिया था। जैसे कि मैं आपको रफ बताती हूँ, तो इस साइड पे मान लीजिए कहीं पे भी अमेरिका है, ठीक है, ये अमेरिका है और इधर यहाँ पे यूरोप है। तो उन लोगों ने ना सी रूट मतलब समुद्री रास्ता उन लोगों ने ढूंढ लिया था यूरोपियन से किस तरीके से अमेरिका जाया जाए। फॉर सेंचुरीज बिफोर द इंडियन ओशन हैड नोन एज बस्टलिंग ट्रेड। तो कई सेंचुरीज पहले इंडियन ओशन को ना बस्टलिंग ट्रेड के नाम से जाना जाता था, विद गुड्स, पीपल, नॉलेज, कस्टम एक्सेट्रा। तो इंडियन ओशन से भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो ट्रैवल हुआ करती थी। क्रिस क्रॉस इट्स वाटर, द इंडियन सब कॉन्टिनेंट वॉज सेंट्रल टू दीज फ्लोज एंड क्रूशियल पॉइंट इन द नेटवर्क। द एंटायरली ऑफ यूरोपियन हेल्प एक्सपैंड टू रीडायरेक्ट सम ऑफ दीज फ्लोज टुवर्ड्स यूरोप। तो अमेरिकन्स ने सुना कि यूरोप जो है वो यूरोपियंस ने सुना कि जो अमेरिका है वो काफ़ी रिच है रिसोर्सेज में। तो रिसोर्सेज में ना अमेरिका काफ़ी रिच है, तो उन लोगों को ग्रीड हो गया और वो लोग चाहते थे अमेरिका को कॉन्कर करना। तो बिफोर इज डिस्कवरी ऑफ अमेरिका हैड बीन कट ऑफ फ्रॉम रेगुलर कॉन्टेक्ट। तो अमेरिका जो था ना जब उसकी डिस्कवरी नहीं हुई थी तो वो बाहरी दुनिया से बहुत ही ज़्यादा कट था, मतलब बाहरी दुनिया से उसको उतना कुछ लेना देना नहीं था विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम मिलियंस ऑफ ईयर्स थे। 16th सेंचुरी में इट्स वास्ट लैंड एंड अबंडेंट क्रॉप्स एंड मिनरल्स बिगिन टू ट्रांसफॉर्म ट्रेड एंड लाइफ्स एवरीवेयर। तो जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने उसकी खोज की तो उसके क्रॉप्स के बारे में, वहाँ की मिनरल्स रिसोर्सेज के बारे में पूरी वर्ल्ड को बताया, मतलब यूरोप को, अमेरिका को बताया। तो ये चीज़ें सबको पता लग गई। तो यूरोपियंस ग्रीड आया और उन्होंने सोचा कि हम लोग कॉन्कर करते हैं अमेरिका को। अमेरिका में प्रीशियस मेटल्स हुआ करते थे जैसे कि सिल्वर हो गया, माइंस लोकेटेड थी, ठीक है, पेरू और मैक्सिको में प्रेजेंट थी, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा वेल्दी था
अमेरिका, ठीक है। इनहेंस्ड यूरोप वेल्थ एंड फाइनेंसेस ट्रेड विद एशिया, तो बहुत ही ज़्यादा वेल्दी था, प्रेशियस मेटल्स थे सिल्वर की तरह और माइंस प्रेजेंट थी। लेजेंड्स स्प्रेड इन 17th सेंचुरी यूरोप एंड साउथ अमेरिकाज, क्या लिखा है ये, फेबल्ड वेल्थ मैनी एक्सपीडिशंस सेट ऑफ इन सेट ऑफ एल डियोरो द फेबल सिटी ऑफ गोल्ड। तो इतनी सारी चीज़ें थी, वहाँ की रिसोर्सेज अमेरिका की बहुत अच्छी थी, और एक ये जगह है, इसको माना जाता था कि बिल्कुल सिटी ऑफ गोल्ड है, मतलब सोने की जगह है, वहाँ पे पूरी की पूरी चीज़ें जो है वो सोने की बनी हुई हैं। तो जो स्पेनिश लोग थे ना, वो कनकर करना चाहते थे अमेरिका को, बहुत ही मतलब डाइवर्सली वो लोग कनकर करना चाहते थे एट द मिड 16th सेंचुरी। यूरोपियन कॉन्क्वेस्ट वाज नॉट जस्ट अ रिजल्ट ऑफ सुपीरियर फायर पावर, लेकिन वो लोग जो है ना वो वेपन का यूज़ नहीं किया उन लोगों ने। मोस्ट पावरफुल वेपन ऑफ स्पेनिश कॉन्कर्स वाज नॉट कन्वेंशनल मिलिट्री वेपन एट ऑल। तो स्पेनिश ने कॉन्कर कर लिया था अमेरिका को, मतलब बेसिकली यूरोप ने अमेरिका को कॉन्कर कर लिया था बिना किसी मिलिट्री वेपन के, मतलब बिना किसी हथियार के, आर्मी के, वेपन्स के। उन लोगों ने कैसे किया था, इट वॉज द जम्प्स एंड डिसीजेस की हेल्प से उन लोगों ने कॉन्कर किया था। जम्प्स कौन सा था, स्मॉल पॉक्स या चिकन पॉक्स, जो कि लोग लेके, जैसे कि एक देश से जब दूसरे देश में चीज़ें जाती हैं, एक नेशन से, ग्लोबलाइजेशन है, मैं आपको स्टार्टिंग बताया था, तो बहुत सारी चीज़ें ट्रेवल होती हैं, लोग ट्रेवल होते हैं, सर्विसेज, आइडियाज़, इन्वेंशंस, जर्म्स और डिसीजेस भी ट्रेवल होते हैं। तो लोग जो है ना, स्पेनिश लोग, वो लोग लेके चले गए थे अमेरिका में जर्म्स और डिसीजेस को, ठीक है। तो वो उनकी लॉन्ग आइसोलेशन की, मतलब वो बाहरी दुनिया से लग के नहीं था अमेरिका काफ़ी सालों से। तो अमेरिका की जो है ना इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ही ज़्यादा कम थी, और वो लोग डिसीज़ की वजह से, उस मतलब डिसीज़ की वजह से वो लोग मर गए। तो स्मॉल पॉक्स जो था ना, वो स्मॉल पॉक्स इन पर्टिकुलर प्रूव्ड अ डेडली किलर। तो स्मॉल पॉक्स ने हर किसी को मार दिया। तो अमेरिका के जो ओरिजिनल इन्हेबिटेंट्स थे, उनकी इम्यूनिटी बहुत ही कमज़ोर थी, जिसकी वजह से स्मॉल पॉक्स और डिसीज़, मतलब जर्म्स होते हैं, उनकी वजह से वहाँ पे मोस्टली लोग मारे गए थे। स्प्रेड डीप इनटू द कंट्री अहेड इवन ऑफ एनी यूरोपियंस रीचिंग थे। तो यूरोपियंस डिसीज़ को लेके गए थे और सबको मार दिया। दैट किल्ड एंड डेसिमेटेड होल कम्युनिटीज़ प्रिवेलिंग फ्रॉम द कॉन्कर्स। तो सारी की सारी कम्युनिटीज़ अमेरिका की जो थी वो सभी मर गए थे। गन्स कुड बी बॉट और कैप्चर्ड एंड टर्न अगेंस्ट द इन्वेडर्स। तो ये चीज़ें बताई गई हैं कि स्मॉल पॉक्स ने जो है पूरी की पूरी तरीके से कॉन्कर कर लिया था, मतलब स्मॉल पॉक्स की वजह से यूरोप ने पूरी की पूरी तरीके से कॉन्कर कर लिया था अमेरिका को। लेकिन यूरोप में भी बहुत सारी चीज़ें थी। तो 19th सेंचुरी में पॉवर्टी, हंगर बहुत ही ज़्यादा कॉमन थी यूरोप में। यूरोप जो था वो बहुत ही ज़्यादा सफ़र कर रहा था। देखिए मैं यहाँ पे लिखती थी, यूरोप में बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा था हंगर की वजह से, ठीक है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉवर्टी थी, डेडली डिसीजेस, ठीक है, डेडली डिसीज, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स थी। तो यूरोप से लोग ना अमेरिका जा रहे थे इसी वजह से। तो 19th सेंचुरी में पॉवर्टी, हंगर जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी थी यूरोप में। सिटीज़ वर क्राउडेड एंड डेडली डिसीज। सिटीज़ में सब लोग मर रहे थे, रिलीजियस कन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे, और रिलीजियस डिसेंट्स वर परसिक्यूटेड। सब रीजन्स की वजह से यूरोप के लोग अमेरिका जा रहे थे। 18th सेंचुरी में प्लांटेशन वर्क बाय स्लेव्स कैप्चर्ड इन अफ्रीका वाइल ग्रोइंग कॉटन एंड शुगर फॉर यूरोपियन मार्केट्स। तो जो प्लांटेशन वर्क जो थे बाय स्लेव्स, जिन्होंने कैप्चर कर लिया था, वर ग्रोइंग कॉटन एंड शुगर फॉर यूरोपियन मार्केट। तो इसमें इतना कुछ नहीं है। 18th सेंचुरी में क्या हुआ था, चाइना एंड इंडिया वर अमंग द वर्ल्ड रिचेस्ट कंट्री हो गए थे। चाइना और इंडिया वर्ल्ड रिचेस्ट कंट्री में आ गए थे। दे वर ऑल्सो प्री मीडियस्ट इन एशियन ट्रेड में भी उनका बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ करता था। फ्रॉम द 15th सेंचुरी चाइना इज सेट टू हैव रिस्ट्रिक्टेड ओवरसीज कंटेक्ट्स एंड रिलेटेड टू आइसोलेशन। तो चाइना जो है वो आइसोलेशन में चला गया था, जिसकी वजह से उसके बाद जो कौन कौन से देश थे, हाँ, चाइना और इंडिया हुआ करते थे अमंग रिचेस्ट कंट्रीज। तो चाइना चला गया था आइसोलेशन में। तो चाइनाज रिड्यूस रोल एंड राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ द अमेरिकन ग्रेजुअली मूव टू द सेंटर वर्ल्ड ट्रेड वेस्टवर्ड्स। तो जब चाइना आइसोलेशन में चला गया, तो उसके बाद से अमेरिकन्स जो थे ना, अमेरिका ग्रेजुअली, मतलब उसका वर्ल्ड ट्रेड बढ़ने लगा था। यूरोप वर नाउ इमर्ज एज द सेंटर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड। तो पहले चाइना हुआ करता था, लेकिन जब आइसोलेशन में चला गया तो यूरोप नाउ इमर्ज एज द सेंटर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड। तो सेंटर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड यूरोप को बना दिया गया था, ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा चैप्टर। दिस वेरी शॉर्ट में तो छोटा हो गया बहुत ज़्यादा। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।